का ही प्रॉब्लम भाई। स्टार्ट हो गया रोटेट करने का बोल देखो ना क्या वो लाइव में चेक करो। एक मिनट। नहीं ये जा नहीं रहा ना अभी तो रोटेट नहीं है इसमें। प्रैक्टिस मैच है। आ रहा है हाँ चलिए, सभी को नमस्ते। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसके लिए क्षमा याचना। जीवन की क्रियाओं में तो सबसे पहले चयन और आस्वादन इस क्रियाओं पर हम चर्चा करेंगे। आशा का नाम चयन क्रिया है। आशा एक शक्ति है, उस शक्ति को हम पहचानते हैं स्वयं में होने वाली चयन क्रिया से। तो चयन का नाम ही आशा है। और मन का नाम आस्वादन है। मन को पहचानेंगे हम क्रिया से। तो चयन और आस्वादन ये पांचवें स्तर की क्रिया यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आशा माने चयन क्रिया। जैसे कोई मुझे पूछे कि चाय पियोगे या कॉफी, तो मैं उत्तर देने के पहले ही निर्णय ले लेता हूँ, एक प्रकार से चयन कर लेता हूँ चाय या कॉफी क्या पीना, और थोड़ी देर के बाद बोलता हूँ कि मुझे चाय पीना है। तो इसमें चयन मुंह से जब बोला गया वो नहीं, मुंह से बोलने के काफी पहले दोनों में से चाय या कॉफी में से एक चीज को चुन लिया गया, उस क्रिया को कह रहे हैं हम चयन। तो ये चयन क्रिया जो है ये जीवन के स्तर पर हो रहा है। तो चयन एक क्रिया है और इस चयन क्रिया के बदले में जो अपेक्षा है वो है आस्वादन की। तो हर चयन किसी न किसी आस्वादन से जुड़ा होगा। तो यह आस्वादन की अपेक्षा होती है, इस अपेक्षा में कोई किया जाए। ऐसा कोई चयन नहीं होगा जिसके पीछे कोई आस्वादन की अपेक्षा न हो या आस्वादन न हो। यह संभावना तो है कि मैं जिस अपेक्षा से चयन करूं वैसा आस्वादन न हो, यह हो सकता। तो चयन के साथ कोई ना कोई एक आस्वादन जुड़ा होता है। तो चयन क्रिया भी अक्षय है। हम चाहे जितना चयन करें, हमारे चयन करने की शक्ति कम नहीं होती, ये निरंतर बनी रहती है। तो चयन क्रिया का ही नाम आशा है। हम स्वयं में आशा को कैसे पहचानेंगे? चयन क्रिया को हम आशा कहेंगे। और आस्वादन जो उसके साथ जो अच्छा या बुरा लगता है, जो कई प्रकार के स्वाद होते हैं, इसको हम आस्वादन कह रहे हैं। और ये आस्वादन करने वाले का नाम है मन। तो चयन करने वाले का नाम है आशा और आस्वादन करने वाले का नाम है मन। ये दोनों क्रियाएं हैं और ये आपस में जुड़ी हुई है। चयन के साथ आस्वादन और आस्वादन के साथ चयन जुड़ा हुआ है। ये पहले स्तर की क्रिया है। ये जीवन में हम देख पा रहे हैं। तो चयन भी कई प्रकार से हो सकते हैं, उसके अनुसार आस्वादन भी उस प्रकार से होंगे। तो मुख्य रूप में चयन 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। एक रुचि मूलक चयन है, जो हमारे रुचि के अनुसार होता है। उसके साथ आस्वादन मीठा खट्टा कड़वा, इस ढंग से जो 5 ज्ञानेंद्रियों से होने वाले अलग अलग आस्वादन है वो लिखे गए हैं। मीठा खट्टा ये जिह्वा के द्वारा, जीभ के द्वारा होने वाला आस्वादन है। सुरूप या कुरूप आंखों के द्वारा जो हम आस्वादन करते हैं। दुर्गंध या सुगंध जो नाक के द्वारा करते हैं। इसी प्रकार मृदु और कठोर जो त्वचा के द्वारा होने वाला आस्वादन है। तो आंख नाक कान जीभ और त्वचा। कान से जो है अच्छी ध्वनि,
मधुर ध्वनि या कर्कश ध्वनि के रूप में हम आस्वादन को देख सकते हैं। फिर मधुर ध्वनि में भी कई प्रकार की ध्वनियाँ हो सकती है, वीणा की हो सकती है, घंटियों की हो सकती है मधुर, और कर्कश ध्वनि भी कई प्रकार की हो सकती है। तो ये रुचि मूलक आस्वादन मुख्य रूप से पांचों ज्ञानेंद्रियों से होने वाला आस्वादन है। पांचों ज्ञानेंद्रियों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आँख है जिसके द्वारा हम सुंदर या रूपों को पहचानते हैं। नाक है जिसके द्वारा हम सुगंध को देखते हैं। जीभ है जिसके द्वारा कई प्रकार के रसों को या रसायनों को पहचानते हैं। कान है, कान के द्वारा हम ध्वनियों को पहचानते हैं, ध्वनि के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई है। और छठवां पूरी त्वचा है जिसके द्वारा हम स्पर्श को पहचानते हैं। तो स्पर्श मुख्य रूप से कठोर और मृदु दो प्रकार के होते हैं, और इसी में ठंडा और गर्म जैसी चीज़ों को भी त्वचा के द्वारा हम पहचान लेते हैं। तो ये रुचि मूलक, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको हम प्रिय, और जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगेगा उसको अप्रिय के रूप में जो रुचि है उसको पहचानते हैं। तो एक प्रकार का वर्ग है कि हमारे सारे जो चयन है वो रुचि मूलक हो सकते हैं या होते हैं। दूसरे प्रकार का चयन हम करते हैं जिसको हम मूल्य मूलक कहते हैं। उस प्रकार के जो चयन किए गए हैं उसका जो आधार है, उसका जो उद्देश्य है, वो कोई ना कोई मूल्य हमको आस्वादन होंगे। ये मूल्य लिखे हुए हैं, ममता है, सम्मान है, स्नेह है, विश्वास। तो इन मूल्यों को पाने के लिए भी हम चयन करते हैं। जैसे मैं अपने भाई के बारे में कभी कल्पना करता हूँ या भाई का चयन करता हूँ जीवन के स्तर पर, तो भाई का जैसे ही चयन करता हूँ तो उसके साथ एक प्रकार का जो मूल्य है, विश्वास और स्नेह का, मुझमें तुरंत लगने लगता है। तो रुचि मूलक जो आस्वादन है वो तभी होता है जब हम उसको करते हैं। जैसे मिठाई को केवल सोच लेने से या मिठाई की केवल मानसिक चयन कर लेने से मिठाई का स्वाद हमको नहीं मिलता, उसको जीभ में रखना होता है तभी मिठाई का स्वाद आता है। लेकिन ये जो मूल्य मूलक जो चयन है उसमें यदि मुझे किसी ने सम्मान किया है, उसको यदि मैं स्मरण करता हूँ तो वो उस समय भी वैसा ही सुख होता है जैसा उस समय हुआ है। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि सम्मान, विश्वास, ये मूल्य मूलक जो चयन है, इसके साथ जो मूल्य है वो निरंतर बने रहते हैं। और इसी प्रकार तीसरा जो चयन होता है, तीसरे प्रकार का चयन है वो है लक्ष्य मूलक, इसको हम कहते हैं मन की जागृति, जिसको परम तृप्ति के रूप में भी हम कह रहे हैं। तो इसका ही मुख्य रूप से अध्ययन किया जा रहा है इस मध्यस्थ दर्शन के अंतर्गत, तो अभी इस पर अभी मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहूँगा। तो चयन और आस्वादन आपस में जुड़े हुए हैं। पहली बात, हर चयन के साथ कोई न कोई आस्वादन है और हर आस्वादन के साथ कोई न कोई चयन होता है। तो पहली बात तो इसमें ये है, और ये चयन हम कितना भी करें हमारे चयन की शक्ति बनी ही रहती है, कभी भी चयन की शक्ति हमारी कम नहीं होती। इसलिए ये अक्षय शक्ति के रूप में हम इसको पहचानते हैं। इसमें एक चीज और देखना है कि स्थिति, गति अपने से दूर जा रहे हैं, जीवन से दूर जा रहे हैं, तो उसको परावर्तन कह रहे हैं, उसी को हम शक्ति कहते हैं, और उसी को हम गति भी कह रहे हैं। तो ये तीन शब्द एक साथ लिखे हुए हैं, गति, शक्ति और परावर्तन क्रिया। इसी प्रकार स्थिति, बल और प्रत्यावर्तन क्रिया। प्रत्यावर्तन हम अपने से पूर्व की ओर जाते हैं, तो मन जब वृत्ति की ओर जाता है, वृत्ति जब चित्त की ओर जा रहा है, चित्त बुद्धि की ओर जा रहा है, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं इसको हम स्थिति कह रहे हैं, इसी को हम बल भी कह रहे हैं, और इसी को हम प्रत्यावर्तन क्रिया भी कर रहे हैं। तो अलग अलग संदर्भों में ये अलग अलग नाम से कहा जाता है। तो चूंकि हमने देखा कि चयन हम अपने से भिन्न स्थिति में भिन्न चीजों को करते हैं, स्वयं से दूर जा रहे हैं, इसलिए इसको हम परावर्तन करते हैं। आस्वादन स्वयं में हो जाता है, इसलिए ये जो आस्वादन है इसको हम बल कहते हैं, ये स्वयं में बना रहता है। तो पहली चीज तो हमने देख लिया, चयन और आस्वादन। पहले सबसे जो बाहरी परिवेश कहते हैं या जो सबसे निचला जो स्तर है वो कहते हैं। तो चयन और आस्वादन जब हो जाते हैं तो यही चयन और आस्वादन आगे वृत्ति के पास पहुंच जाते हैं, और इन्हीं चयन और आस्वादन आगे वृत्ति तुलन और विश्लेषण करती है। तो दूसरे स्तर पर क्या होता है, पहले स्तर पर जो भी चयन होता है उनका विश्लेषण होता है, जो आस्वादन हो रहा है उनका भी विश्लेषण होता है,
जो चयन हुआ है उनका तुलन होता है, और जो विश्लेषण हुआ है उसका भी, जो आस्वादन हुआ है उसका भी तुलन। पहले स्तर हम पहले स्तर में जो भी करते हैं वो सारी चीजें हमारे जीवन में चली जाती है, और उस पर और आगे हमारा जीवन उस पर अब काम करने लगता है। तो इसको हम कह रहे हैं जीवन में होने वाला जो चौथा जो क्रियाकलाप है तुलन और विश्लेषण के क्षेत्र में। तो तुलन और विश्लेषण किसका होगा, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। जिन चीजों का चयन और आस्वादन हुआ है उन्हीं का तुलन और विश्लेषण होगा। जिनका चयन और आस्वादन नहीं हुआ है उनका तुलन और विश्लेषण नहीं होगा। पहली बात तो स्पष्ट है। तो वृत्ति के पास या विचार के पास कोई भी चीज यदि आ रहा है उसका स्रोत क्या है, मन और आशा ही है। इन्हीं के द्वारा ये, तो ये दूसरे स्तर में हम चले जाते हैं। तो पहले स्तर पर, या जिसको हम पांचवा स्तर यहाँ लिखे हुए हैं, इस पांचवें स्तर पर जो भी चीजें होंगी ये सारी चीजें फिर स्तर पर चली जाएंगी, वहां पर विश्लेषण। तो ये पहले स्तर। अब हम आ रहे हैं दूसरे स्तर की क्रिया। विश्लेषण क्या चीज है, यहाँ नंबर 4 है। विश्लेषण है, ये हम विश्लेषण क्रिया कह रहे हैं, जो हमने जो विचार जो मन में और आशा के द्वारा जो आस्वादन हुआ है उसी का विश्लेषण होता है। तो विश्लेषण में उसको 3 प्रकार से तोड़कर देखा जाता है। कालवादी माने उसमें समय कितना लगता है, वो कैसे कोई चीज बनी, और तीसरा निर्णयवादी, निर्णय ये हाँ या ना में निर्णय होता है। जैसे एक छोटा सा देता हूं, जैसे हमने चाय बनाया, तो चाय बनाने में कितने समय लगते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहली प्रक्रिया तो है चूल्हा जलाएंगे, उसके बाद उसमें बर्तन रखेंगे, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम चूल्हा जलाएं, उसके बाद पानी डाल दें, उसके बाद बर्तन रखेंगे, ये नहीं होगा। तो ये जो एक क्रम है, इसका है क्रियावादी, क्रिया का एक क्रम है। तो पहले चूल्हा जलेगा, चूल्हा जलने के बाद उसमें बर्तन रखेंगे, बर्तन में फिर चाय बनाएंगे, पत्ती डालेंगे, दूध डालेंगे, पानी डालेंगे। तो ये जो क्रम है इसको क्रियावादी कहते हैं। उस क्रम को यदि बदल देंगे, उस क्रियाक्रम को, तो फिर वो घटना नहीं। तो किसी भी घटना के या फल का जो नियंत्रण है वो इस प्रकार की क्रिया से। दूसरा जो नियंत्रण है वो है समय के साथ। यदि हमने चूल्हा जलाया और बिल्कुल सही तरीके से पहले हमने बर्तन रखा, उसके बाद पानी डाला, चाय पत्ती डाला, दूध डाला और उसको पकाना है। अब इसमें है कि कितने देर तक पकाना। यदि आँच ज़्यादा होगा तो कुछ कम देर पकाना है, और यदि आँच कम है तो कुछ ज़्यादा देर पकाना है। यदि हम इसको 10-20 घंटे पकाएंगे तो वो फिर चाय नहीं मिलेगी। तो ये भी एक ये बात होती है कि कितने देर तक पकाना है। और चाय बन गई उसका भी एक निर्णय होता है, इसका नाम है निर्णय। चाय बन गई उसका एक निर्णय होता है, और देर तक उबालना है ये भी एक निर्णय होता है। तो हर क्रिया में या हर काल में हो रहा है नहीं हो रहा है उसका भी एक लगातार एक निर्णय होता रहता है। ये हम कहते हैं विश्लेषण। कोई भी आप क्रिया को देखेंगे उसमें ये होता है कितने एक बच्चे को बड़ा करना है तो कितने साल में बड़ा होगा। लोगों ने ऐसा स्वीकार किया है कि 18 वर्ष लगते हैं उसको बड़े होने। उसके पहले उसको पढ़ना है तो पहले अक्षर ज्ञान को कराया जाता है, उसके बाद उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा लें बाद में हिंदी पढ़ाएं, ऐसा नहीं करते है ना। तो एक क्रिया का एक क्रम है, उसके साथ समय जुड़ा हुआ है, उसके साथ निर्णय का एक चीज है। इन तीनों को मिलाकर हम कह रहे हैं विश्लेषण। ये विचार का नाम है विश्लेषण। हम कहते हैं मैं विचार कर रहा हूँ, मैं कोई ना कोई विश्लेषण कर रहा हूँ, कोई कार्य कैसे होगा।
खेत में फसल लगाना है तो कैसे लगेगा, या मुझे यहाँ से रायपुर जाना है तो कैसे जाऊँगा, कौन साधन से जाऊँगा, कितना समय लगेगा, ये पूरी चीज़ें हम तय करते हैं, निर्णय करते हैं क्रिया का और काल, इस पूरी प्रक्रिया का हम विचार करें। तो विचार करने का अर्थ क्या है, ऐसे निर्णय करना कि किस प्रक्रिया से कितने देर में कोई घटना हो जाएगी, उन प्रक्रियाओं का और उन समय का निर्णय करना। इन तीनों के जुड़े स्वरूप का नाम विश्लेषण है। इसी को हम विचार कहते हैं, विचार विश्लेषण क्रिया। ये भी हम कितना भी करें, हमारे विश्लेषण करने की शक्ति कम नहीं होती, निरंतर बनी रहती है। हम लगातार विश्लेषण करते हैं, कोई भी नई चीज आती है हम उसका विश्लेषण करते हैं, तो विश्लेषण क्रिया। तो विश्लेषण एक प्रकार की जीवन की क्रिया। दूसरी जो क्रिया हो रही है इसका नाम है तुलन। तुलन मतलब जो भी आस्वादन हुआ है वो आस्वादन को हम तौलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने चाय पी लिया, मुझे अच्छा लगा और सोचता हूँ तो क्या होता है, इसमें मीठा लगा है ना, उसमें चाय की सुगंध भी आ गई, कुछ गर्म है वो भी लग गया। तो इन सारे चीजों को देखकर एक प्रकार का स्वाद झुंड हमको मिला, 3-4 प्रकार के स्वाद मिल गए, जैसे मीठा भी मिला, गरम भी मिला, भी मिला। इसके साथ इन सबको मिलके एक चीज और होता है, मुझे अच्छा नहीं लगा। वही चाय कभी हमको अच्छी लगती, कभी हमको वही सब चाय अच्छी नहीं लगती। तो इन सब मिलने के बाद एक दूसरी घटना हुई, इसको हम कह रहे हैं प्रिय या अप्रिय। जो भी हमारा आस्वादन हुआ, वो आस्वादन यदि हमको अच्छा लगा तो उसको हम बार बार करने का सोचेंगे, यदि अप्रिय लगा तो अच्छा हम बार बार करने का नहीं सोचेंगे। तो हर आस्वादन को तौलने की विधि है, हित या अहित, लाभ या हानि, लाभ यानी अलाभ माने हानि, न्याय या अन्याय, धर्म या अधर्म और सत्य या असत्य। हमारे पास 6 प्रकार से तौलने की शक्ति पहले से है, 6 प्रकार से तौलने का बल पहले से ही है। जो भी कोई चीज उसमें डालेंगे, जो भी आस्वादन डालेंगे, 6 प्रकार से तुल जाएगा और 6 से अधिक तौलने का कोई हमारे पास पैमाना नहीं है। और 6 से कम में यदि हम तौलते हैं तो वो पूरा तौलता नहीं है, हमारे तौलने में कमी रह गई और हम तृप्त नहीं हो पाते। तो पहला जो तौलना है उसको प्रिय अप्रिय लिखा है, ये इंद्रिय के आधार पर तौला जाता है, 5 ज्ञानों के आधार पर तौला जाता है। उसका आधार इंद्रिय सापेक्ष, ये इंद्रिय सापेक्ष है, प्रिय और अप्रिय। इसमें बहुत सारी विविधता दिखती है। हो सकता है कि कोई चाय मुझे अच्छी लगी और मेरे एक मित्र को अच्छी नहीं लगी, वही चीज। कभी हम कहें कि वही चाय ठंडी के दिनों में मुझे बहुत अच्छी, वही चाय गर्मी के दिनों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रिय अप्रिय है ये निरंतर नहीं है, ये बदल जाता है और इसमें बदलाव बहुत जल्दी हो जाता है। सुबह की चीज दोपहर को अच्छी नहीं लगती, दोपहर की चीज रात को अच्छी, रात की चीज सुबह अच्छी नहीं लगती, है ना। मिठाई हमको बहुत अच्छी लग रही, पेट भर जाने के बाद वही मिठाई अब अच्छी नहीं लगती। तो प्रिय और अप्रिय एक अलग एक मानसिकता है। मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन बुखार आ गया तो मिठाई अच्छी नहीं लगती। तो प्रिय अप्रिय एक प्रकार का तो है, अच्छा लगना तो है, लेकिन इसमें निरंतरता नहीं है, इसमें बहुत शीघ्र बदलाव हम देखते हैं। उसी प्रकार हम बोलते हैं कि आस्वादन हुआ, मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, उसको हम दूसरे प्रकार से तौलते हैं, उसका नाम हित या अहित। हित या अहित का मतलब होता है हम इसको हमारे शरीर के स्वास्थ्य के आधार पर तौलते हैं, शरीर के स्वास्थ्य के आधार पर तौल रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं हित और अहित। जैसे किसी चीज को खाने से मुझे शरीर में शक्ति आई, मेरा शरीर स्वस्थ हुआ, वो हम कहेंगे शरीर में हित हुआ, वो हितवर्धक है, हितकारी है। यदि कोई चीज लेने से
हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हम उसको कहेंगे अहित। ये हम शरीर के आधार पर निर्णय करते हैं। तो हित और अहित जो है शरीर के आधार पर होता है। कई बार चीजों में विपरीतता भी आ जाती है, कई चीज प्रिय है, इंद्रियों के द्वारा बहुत प्रिय है, लेकिन वो शरीर के लिए अहित हो जाता है। हम देखते हैं ऐसा होता है। ऐसा होने पर एक हो जाता है कि भाई कोई आदमी जब तंबाकू खाता है तो उसके ऊपर हुआ है ना, कैंसर वाले का एक फोटो भी बना दिया हुआ है ना, तो उसको बड़ा कि एक तो उसका प्रिय का इच्छा है ही है, प्रिय की प्रवृत्ति बनी हुई है, और उसके साथ उसको अहित भी दिख रहा है साथ साथ। तो अंदर एक अंतर्द्वंद हो गया है प्रिय और अहित में। अब किसका चुनाव करे ये उसको समझ में नहीं आता। तो कभी वो प्रिय का कर लेता है, कभी वो अहित का कर लेता है, कभी वो प्रिय को छोड़ देता है, अहित का कर लेता है। तो ये इस प्रकार का तुलन है, ये शरीर के स्वास्थ्य के आधार पर। तीसरे प्रकार का तुलन है लाभ और हानि के आधार पर। किसी चीज को करने से हमको लाभ होगा कि हानि होगी। लाभ क्या चीज है? किसी को मैं कम वस्तु देता हूं और उसके बदले में अधिक ले लेता हूं। और हानि क्या है? किसी को मैं अधिक वस्तु देता हूं और बदले में थोड़ी सी वस्तु मिलती है, उसका नाम है हानि। अधिक देके कम लिए उसका नाम है, कम देके ज्यादा लिए इसका नाम है। तो लाभ में एक प्रकार का जीवन के स्तर का हमको सुख हुआ कि हमको अच्छा मिल गया। पर इसमें भी यदि किसी को समझ नहीं है तो वो समझता नहीं है। बच्चों को जब हम छोटे थे तो किसी को बोलो कि 1 रुपया लोगे या 5 पैसा लोगे, तो 5 पैसा भारी होता है। छोटे बच्चे पहले तो 5 पैसा लेते थे, उसको लगता था कि 5 पैसा अधिक है। तो लाभ हानि एक प्रकार की सोच से हो रहा है। तो लाभ और हानि भी एक और प्रकार की चीज है। एक और प्रकार से हम तोल सकते हैं, ये वस्तु और सेवा के सापेक्ष है, सेवा के आधार पर भी। जैसे क्या किसी को बोलो ये पेन ले लो बहुत अच्छी है, और बदले में अपनी कार दे दो, तो वो कार दे देता है मुझे तो लाभ होता है, उसको हानि हो जाती है, इसका मूल्य कम है और कार का मूल्य अधिक है। ऐसे ही इसके खरीद को हम हानि या लाभ कहते हैं। तो ये लाभ भी ये भौतिक वस्तुओं के सापेक्ष है, वस्तु और सेवा के। हित और अहित भी भौतिक वस्तुओं के सापेक्ष है, शरीर को मुख्य रूप में रखा गया है। प्रिय और अप्रिय जो है हमारे इंद्रियों को रख के रखा गया है। ये 3 प्रकार से हम तौलने की बात हम करते हैं। चौथा एक और प्रकार से हम तौल सकते हैं, इसको हम न्याय और न्याय कहते हैं। व्यवहार के आधार पर हम तौलते हैं। जब हम व्यवहार के आधार पर तौलते हैं उसको हम न्याय और अन्याय कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, तो मित्र थोड़ा व्यस्त है और वो हमसे मिलने नहीं आया, हमारे लिए बढ़िया गाड़ी भेज दिया, हमारे लिए बढ़िया खाने पीने की रहने की व्यवस्था कर दिया, और हमसे मिला ही नहीं, तो हमको कैसा लगता है? फ्री चीजें दे दिया, हित वाली चीजें भी दे दिया, लाभ वाली चीजें दे दिया, बिना कुछ किए उसने गाड़ी दिया, खाना खिला दिया, घुमा दिया, सब कर। तो यहाँ पर व्यवहार नहीं। तो ये तीनों मिलने से भी हम खुश नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसने हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, या हमसे बात नहीं किया, या ठीक से बात नहीं की। ठीक है, तो ये चौथे प्रकार की चीज हम जिसको हम व्यवहार के आधार पर तौलते हैं, व्यवहार के आधार पर तौलते हैं, इसलिए उसको हम न्याय कहते हैं। सही होता है व्यवहार, उसको न्याय नाम है। सही व्यवहार नहीं होता है, उसका नाम अन्याय। तो तौलने के ये 4 प्रकार हमने देख लिया। चारों देखिए भिन्न भिन्न है। प्रिय इंद्रिय सापेक्ष है, हित शरीर का स्वास्थ्य सापेक्ष है, लाभ वस्तु और सेवा सापेक्ष है, न्याय जो है ये व्यवहार। ये 4 प्रकार से तौल रहे हैं, ये चारों भिन्न है। इसके अलावा एक 5वां प्रकार भी हो सकता है। जैसे किसी के पास हम जाते हैं, वो हमसे बहुत अच्छे से मीठी मीठी बातें, खूब हमको समय देता है, बढ़िया भोजन कराता है, अच्छे जगह रखता है,
है ना। तो प्रिय हित ये सब पूरा करता है, अच्छे से मेरी बात भी बोलता है, पूरा समय भी देता है, हमारी सारी बात सुनता है, करता है। लेकिन वो हमको ऐसा काम करने बोलता है कि वहां तक चलो जाके चोरी कर, या किसी आदमी को मार दे, या किसी को धोखा दे के चलो। तो वो सब करने के बाद व्यवहार भी अच्छा है, प्रिय वस्तु भी मिल रही है, हित भी मिल रहा है, लाभ की वस्तुएं भी मिल रही है, और आखिरी में जो करना पड़ रहा है उस पर मेरा मन नहीं मानता है, मैं राजी नहीं हो पाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, ये अधर्म हो गया। हम बड़े स्तर में लोगों को परेशान करने वाला काम कर रहे हैं। तो ये सब होने के बाद भी हम देखते हैं कि कोई एक चीज है जो हमसे छूट गई है। तो हर व्यक्ति ये 6वें 5 प्रकार से भी तोल सकता है। तो ये 5 प्रकार का तोलना हम देख रहे हैं कि ये पांचों भिन्न भिन्न है। तो इसको हम कहते हैं समाधान सापेक्ष, जो है वो समाधान सापेक्ष। सापेक्ष जिस कार्यक्रम से, जिस क्रियाओं से, जिस प्रकार की सोच से अवस्था फैलेगा, अविश्वास फैलेगा, उसको हम अधर्म कहते हैं। जिस प्रकार के कार्यक्रम से, जिस प्रकार के विचार से व्यवस्था फैलेगा, लोगों में विश्वास, उस प्रक्रिया को हम धर्म कहते हैं। धर्म और बड़ी चीजें बड़े स्तर पर ये, तो व्यवहार का, बहुत सारे अच्छे व्यवहार का अलग अलग रूप फिर एक प्रकार का कहलाएगा। छठवां एक और प्रकार का चीज होता है, जैसे हमने सुना कि कोई बोलता है कि मैंने भूत देखा, हम पूछते हैं कि देखो जी भूत होता है, बताओ किसका क्या। कोई बोलता है मैंने ईश्वर देखा, तो लोग आज तक बता रहे हैं ईश्वर। तो हम कोई भी चीज बोलते हैं उसका अस्तित्व होना चाहिए, उसका अस्तित्व को हमको समझाओ। जैसे अगर ब्लैक होल नाम की कोई चीज है, तो बताओ ना कैसे पता चलेगा ब्लैक होल? वो प्रकाश को पी जाता है, प्रकाश को पी जाएगा तो हम देखेंगे कैसे? तो जब भी कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु के बारे में, हम तुरंत उसका अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है इस आधार पर उसको जांचना है। तो 2-4 चीजें बहुत, ईश्वर, ब्लैक होल और भी कुछ इस तरह की चीजें होंगी, तो हम बोलते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो अस्तित्व सापेक्ष किसी चीज की जांच करते हैं। तो ये 6वें प्रकार की चीज हो रही है, 6वें प्रकार से तुलना हो रहा है। तो ये 6 प्रकार से तोलने का जो हमारे पास है, हम किसी भी चीज को, हर व्यक्ति 6 प्रकार से तोल सकता है। यदि 6 प्रकार से पूरा तोल लेता है तो उसकी तृप्ति होती है। 6 से कम यदि नहीं तोल पाता है तो उसको पूरी तृप्ति नहीं हो पाती है, कुछ उसका बचा रहता है। तो अब हम जो भी विश्लेषण करते हैं प्रिय के आधार पर करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, सोचता हूँ कि आज दिन भर मैंने क्या किया, तो मेरा लक्ष्य कोई प्रिय है, उसको पाने के लिए मैं दिन भर सोचता रहा कि कैसे पाऊँ और कितने समय में पाऊंगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे लगता है मिलेगा तो दूसरा योजना बना, दूसरी क्रिया बनाता हूँ और उसको कैसे और कब पा जाऊंगा फिर सोचता हूँ। फिर सोचते सोचते ये निर्णय होता है कि तीसरी प्रकार की प्लानिंग करता हूँ, तीसरी प्रकार की क्रिया विधि बनाता हूँ। तो उसका उद्देश्य प्रिय को पाने के लिए विश्लेषण करना। कई बार किसी का लक्ष्य हित हो जाता है, तो हित पाने के लिए होता है, या फिर मैं प्रिय को पाने के लिए दिन भर विचार कर रहा हूँ, या हित को पाने के लिए विचार कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ, या लाभ को पाने के लिए विश्लेषण कर रहा हूँ, या न्याय को पाने के लिए विश्लेषण कर रहा हूँ, या धर्म को, बड़ी व्यवस्था की बात, ऐसी जगह जहां सब बड़े प्रसन्न रहे, खुश रहे, उसको पाने के लिए मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कैसे मिलेगा, या सत्य को समझने के लिए अस्तित्व किन किन चीजों का है उनको पहचानने के लिए मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम अपने आप को देखेंगे कि हमारे विचारों को कभी भी हम उठा के देखने जाएंगे तो हम पाएंगे कि इनमें से 6 में से किसी एक में, किसी 2 में, या किसी 3 में, 4 में, 5 में, या 6 में हमारा तुलन चल रहा है। कभी नहीं है कि मेरा विचार नहीं चल रहा है, शक्ति है, हर समय हम विचार कर रहे हैं। इस विचार के पीछे के जो आधार हैं उसको हम देखने जाएंगे तो ये 6 ही आधार मिलेंगे।
6 में से कोई एक भी मिल सकता है, कोई 2 भी मिल सकता है, कोई 3 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। तो ये विश्लेषण और तुलना, ये हमारे जीवन के जो क्रियाओं में, ये 5वें स्तर में 2 क्रिया आस्वादन और चयन, 4थे स्तर पर 2 क्रिया तुलना और विश्लेषण, ये 4 क्रियाओं के बारे में हमने विचार किया। ये बात हम पहले स्पष्ट कर लिए कि पहले आस्वादन और चयन होता है, चयन किसी न किसी आस्वादन से और हर आस्वादन किसी न किसी चयन से जुड़ा होता है। ये स्पष्ट हुई। दूसरी बात इसमें हो रही है कि जो भी चयन और आस्वादन हुए वही आगे जाकर उसका विश्लेषण और तुलन होगा। चयन आस्वादन नहीं होगा तो विश्लेषण और तुलन उसका होगा ही। तो विश्लेषण के आधार 6 हैं जिसको हम तुलन कह रहे हैं, प्रिय या अप्रिय, हित या हित, लाभ या हानि, न्याय या धर्म या अधर्म, सत्य और असत्य। ये 6 प्रकार से हमारे पास तौलने की शक्ति बल है और उसके आधार पर हम निरंतर विचार कर रहे हैं। 5वें स्तर पर आस्वादन और चयन, 4थे स्तर पर तुलना और विश्लेषण, ये 4 प्रकार की क्रियाओं का हमने अध्ययन अभी किया। इसमें जान सकते हैं कि मेरा जो प्रवृत्ति है, मेरा जो तुलन है वो उससे अधिक प्रिय पर चल रहा है या हित पर चल रहा है या न्याय पर चल रहा है या इस ढंग से इस पर चल रहा है, इसको हम अपने आप में पहचान सकते हैं। यदि हम न्याय धर्म सत्य वाले चीज को कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। अब हम आते हैं तीसरे स्तर पर। तीसरे स्तर की जो क्रिया है और चिंतन या साक्षात्कार क्रिया, तीसरे स्तर। तीसरे स्तर की जो शक्ति है उसका नाम इच्छा है और तीसरे स्तर का जो बल है उसका नाम चित्त है। तो इच्छा को ही चित्रण क्रिया के रूप में पहचानते हैं। इच्छा माने चित्रण और चित्त माने चिंतन। तो चित्रण क्रिया को हम इच्छा कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली घूमने का मन करता है, इसका क्या मतलब है? अपने चित्रण को ध्यान देता हूँ तो मेरे चित्रण में दिल्ली के जो जगह है, दिल्ली की सड़कें हैं, दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली के और बड़े बड़े स्थान हैं, उनका मार्केट है, वो सब चित्र बार बार बनते हैं जीवन में। बहुत सारी चीजें एक साथ बन रही है, बार बार बन रही है, उसके लिए मैं एक शब्द देता हूँ, दिल्ली जाने की इच्छा हो रही। तो जीवन के साथ क्या हो रहा है? दिल्ली के लोग, दिल्ली के पेड़ पौधे, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली की दुकानें और दिल्ली में जो चीजें मिलती है वो सारी चीजों के चित्र जीवन में बन रहे हैं, जीवन में चित्रण में बन रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली जाने की इच्छा हो रही है। किसी का अपने घर जाने का मन हो रहा है, लोग बोलते हैं ना घर जाने की इच्छा हो रही, नहीं मेरे को माँ की याद आ रही, मेरे भाई की याद आ रही, मेरे को बहन की याद आ रही, पिता की याद आ रही, घर की याद आ रही, आसपास के दोस्तों की याद आ रही, तो उन सबको बोलते हैं घर जाने की इच्छा होती है। तो इच्छा क्या चीज है? कुछ चित्र है, चित्र के समूह को हम इच्छा कहते हैं। घर जाने के बोलने से घर और उससे जुड़ी हुई जो भी चीजें होती है वहां, उनके चिन्ह हमारे जीवन में बार बार बहुत तेजी से बनने लगते हैं। तो भी वो हटता नहीं, दिन भर वही बनने लगता है एक समय, तो बोलता नहीं आप पड़ेगा, बहुत तेज इच्छा होती है। तो ये क्या है? इच्छा माने चित्रण क्रिया, जीवन में होने वाले चित्रण का नाम ही इच्छा। एक तो हम पहचान लिए। दूसरा, ये इच्छाएं 2 प्रकार की, चित्रण क्रिया के 2 भाग हैं। एक का भाग है चित्र ग्रहण करना, माने एक प्रकार के चित्र जो है स्टोर हो रहे हैं, हम ग्रहण कर, जैसे ऐसा देखा मैंने बगीचा, तो बगीचे के चित्र बन गए, चिड़िया है उसका चित्र बन गया, फूल है उसका चित्र बन गया, उसको सूंघा तो उसके गंध को पहली बार सुना तो वो भी मेरे रिकॉर्ड हो गया। तो कोई स्वाद लिया, उस स्वाद का चित्र बन गया। मुझे कोई आंख बंद करूं और कोई जलेबी खिलाए और समोसा खिलाए, मैं बता दूं समोसा जलेबी। नमकीन में ही कचौड़ी और समोसे खिलाए तो भी बता दूंगा कि ये नमकीन में क्या है। करते हैं
इसका पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है। इसी रिकॉर्ड को हम कहते हैं चित्र ग्रहण। तो ये क्या हो रहा है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमको जितनी भी सूचनाएं मिल रही है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जितनी भी सूचनाएं मिल रही है, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, जमा करके रख लेते हैं, उसका नाम है चित्र ग्रहण। पांचों ज्ञानेंद्रियों से सूचना, से नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, इनको हम रिकॉर्ड करके रखिएगा, उस जगह का नाम है चित्र। दूसरा इसमें क्या कर रहे हैं, चित्र ग्रहण में जो भी चित्र बने हैं, इनको मिला मिला के हम दूसरे भी प्रकार के चित्र बनाते हैं। जैसे मैंने कहीं दिल्ली में एक पुल देखा, और बंबई में कहीं पर मैंने एक घर देखा, और रायपुर में किसी के घर का कोई फर्श देख लिया। अब लोगों को मिलाकर मैं अपना घर की कल्पना करता हूँ, घर का चित्र बनाता हूँ। मेरे घर के सामने दिल्ली वाला झूला होता है ना, बंबई वाले घर का डिजाइन, और वहां से उठा लाता हूँ। तो हम जो भी चीजें देखते हैं उसको जोड़ जोड़ के लगातार एक के चित्र बनते ही, हम तो चाह के भी रोक नहीं पाते। इसको हम कहते हैं चित्र रचना। ये चित्र ग्रहण कर लिया इसलिए बन गए। यदि मैं बंबई गए नहीं होता, वो घर ही नहीं था, उस घर का तो चित्र नहीं होता, या दिल्ली का जो झूला नहीं देखता तो झूला नहीं बनता। बनता कुछ नहीं बने। तो दिल्ली वाला झूला भले ही ना हो तो कुछ और बनता, मुंबई वाला घर ना हो कुछ और। तो चित्रण एक ऐसी क्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। हम लगातार चित्र ग्रहण करते रहते हैं, और जो ग्रहण करके नए नए चित्र बनाते रहते हैं, और नए नए जो चित्र बनाए उसको हम स्टोर भी करके रखते रहते हैं। कोई बहुत बढ़िया मैं कोई कल्पना करता हूँ, उसको स्टोर करके रखते हैं। जो बड़े लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, उपन्यास लिखे हुए हैं, वो तो हुई नहीं है, वो तो वास्तविक में कभी हुई नहीं, काल्पनिक है। पहले उन्होंने अपनी कल्पना किया और अपनी कल्पना को किया, उसके बाद लिख दिया। अब हर कोई इसको लिख के रखा, हर कोई याद किया। बताओ कभी वो गाना जानते, वो वाला फिल्म जानते हो, बताता है। तो एक व्यक्ति कोई कल्पना किया, कोई चित्र किया, कोई चित्रण किया, वो चित्रण इतने सारे लोग अपने चित्र में बना दिए, सब में वो जमा हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, चित्रण क्रिया क्या है, चित्र ग्रहण और चित्र रचना का जो मिला जुला स्वरूप है, इसका नाम है चित्रण क्रिया। ये एक तो निरंतर हो रही है, दूसरा कितने भी करते हैं हमारा जो टेप है फुल नहीं होता है, भरता ही नहीं है, ये अक्षय है। कभी भी ऐसा नहीं हो गया आप कुछ डिलीट करो, ऐसा नहीं, ये चलते रहता है, चलते रहता है, नए चित्र बनते रहते हैं, ये अक्षय है। दूसरा, इसमें चित्र किसके बन रहे हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो सूचनाएं आ रही है वो सूचनाएं ग्रहण हो रही है, और फिर उनका और आगे चित्र भी बन रहा है, उनको मिला मिला के नए और वो भी स्टोर होते जा रहे हैं। तीसरा, यदि बहुत ध्यान देंगे तो ये सारे जो चित्र हैं ये परिवर्तनशील क्रियाओं को पहचान कर। परिवर्तनशील का मतलब क्या है, जैसे आज मैं एक पेड़ देख रहा हूँ, मेरे दरवाजे में खड़ा है, 2 घंटे बाद आता हूँ तो वो पेड़ अब वैसा नहीं है, 20-25 पत्तियां गिर गई उसकी, 2-4 पत्तियां बड़ी हो गई, 2 फूल आ गए, अब वो पेड़ थोड़े देर पहले जैसा था वैसा बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं पहचान लेता हूँ, हाँ ये तो वही बात है ना। एक बच्चे को मिलते हैं, 6 महीने के बाद मिलते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन हमको कोई डाउट नहीं रहता, कोई शंका नहीं है, वो तो वही बच्चा। तो हर चीज लगातार परिवर्तनशील है, उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। देख के बोलते हैं तू तो 6 महीने में काफी लंबा हो गया, माने हमने पहले वाला रिकॉर्ड हमारे पास है, नया वाला भी देख लिया, इन दोनों कंपेयर भी करके बता दिया, तेरे बाल बड़े हो गए और गाल तेरे काले हो गए, ये भी हम बता देते हैं। तो क्या हो रहा है, परिवर्तनशील क्रियाओं को पहचान रहे हैं, क्या परिवर्तन हुआ, क्या पहचान हुई, उसको भी हम पहचान रहे हैं और उसको कर रहे हैं। तो चित्रण क्रिया एक तो निरंतर रहने वाली क्रिया है, दूसरा पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो आस्वादन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और वे चीजों को आपस में मिला मिला के बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं, और उन चित्रों को भी फिर रिकॉर्ड कर करके रखते हैं। तीसरी बात उसमें देख रहे हैं कि ये सभी परिवर्तनशील क्रियाओं को रिकॉर्ड करते हैं।
फिर इनके प्रयोग जाएंगे तो हम रूप का चित्रण करते हैं। कोई चीज कैसा दिखता है उसका चित्रण होता है, उसका गुण कैसा है उसका चित्रण होता है। गुण में दो चीज है, मीठा खट्टा कड़वा, ये सब भी गुण कहलाएंगे, गरम ठंडा ये भी गुण कहलाएंगे। तो जो परिवर्तनशील गतियां हैं उनको हम गुण कह रहे हैं, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। गणना 1 2 3 4 5 करते करते अनंत तक हम गिनती जो करते हैं वो भी चित्रण क्रिया करता है। काल 3 बजे 4 बजे 5 बजे दोपहर के 12 बजे, इनका भी हम रिकॉर्ड करते हैं। विस्तार 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़, ये 100 वर्ग फुट है ना, 1 धरती 10 धरती, ये जो विस्तार है इसका भी हम करते हैं। किसी चीज को मेहनत करके परिश्रम करके हम कितना थक गए उस श्रम का भी हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, भी करते हैं। और परिणाम का जो अलग अलग परिणाम आते हैं उन परिणामों का भी हम चित्रण करते हैं। तो चित्रण के ये 8 प्रकार से चित्रण करते हैं। 8 प्रकार से किन चीजों को करती है? 5 ज्ञानेंद्रियों से जो सूचनाएं प्राप्त होती है, परिवर्तनशील क्रियाओं की जो पहचान। तो इसका मतलब क्या है? जो चयन और आस्वादन हुआ और तुलन और विश्लेषण हुआ, इन सबको एक जगह जमा करता है चित्रण क्रिया। जिनका चयन और आस्वादन हुआ और उनका आगे तुलन और विश्लेषण हुआ, उन विश्लेषण के साथ और कई प्रकार के चित्रण हुए, तो ये है, इसको हम इच्छा कहते हैं। ये 5वें प्रकार की क्रिया। समय का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा करिए ऐसा। तो ये 5 प्रकार की क्रियाओं को हम देख लिए। तीसरे स्तर पर जो चित्त है उसकी एक क्रिया है, इसका नाम है चिन्ह या साक्षात्कार। तो चिंतन और साक्षात्कार दोनों एक ही अर्थ में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर केवल इतनी ही सूचना पता होगी कि जो अध्ययन विधि की जो सूचना है उसको हम अध्ययन विधि से सूचना मिलती है, उसमें जो साक्षात्कार होता है, चित्त की जो क्रिया है उस समय उसको साक्षात्कार कहते हैं। और वही चीज जब अनुभव मूलक होती है तो उसको हम चिंतन कहते हैं। तो चिंतन और साक्षात्कार एक ही क्रिया है, ये बांटकर अभी हम आगे इस क्रिया का अध्ययन करेंगे। चिंतन और साक्षात्कार, एक तो इसमें प्रयोजन की पहचान होती है, मनुष्य का प्रयोजन क्या है इसको पहचानने वाली क्रिया का नाम चिंतन। मैं कोई चीज क्यों कर रहा हूँ, उस क्यों का जो उत्तर है उसका नाम है प्रयोजन। क्यों प्रश्न प्रयोजन नहीं है, प्रश्न है प्रयोजन नहीं होता, उसका उत्तर जो है प्रयोजन कहलाता है। तो प्रयोजन भी समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व, तो ये होती है। दूसरी भाषा में निरंतर योग्य वस्तुओं को हम पहचान करते हैं। जो चीजें निरंतर हैं अस्तित्व में, हमने देखा परिवर्तनशील चीजों को पहचान का नाम चित्रण है। परिवर्तनशील के साथ जो निरंतर है और होने वाली जो वस्तुएं हैं उनको पहचानने वाली वस्तुओं को हम चिंतन क्रिया कहते हैं। परिवर्तन को भी पहचानने वाला एक भाग जीवन में है, उसका नाम चित्रण है, और निरंतर रहने वाली चीज को भी पहचानने वाला जो चीज है उसका भी नाम, वो भी जीवन में है, उसका नाम चिंतन है। तो यदि हम मनुष्य लक्ष्य को पूछने जाएंगे तो कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा कलेक्टर बनना है, कोई बोलेगा खिलाड़ी बनना है, कोई बोलेगा मुझे पायलट बनना है, ऐसी बातें कहते हैं। तो क्या कोई व्यक्ति केवल खिलाड़ी होता है क्या? 24 घंटे खेलता है क्या? 24 घंटे तो नहीं खेलता। कोई व्यक्ति डॉक्टर होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन 24 घंटे वो डॉक्टर नहीं करता है। तो हम एक बहुत छोटे भाग को बोल रहे हैं, डॉक्टर या कलेक्टर या टीचर, हम एक छोटे भाग को बोल रहे हैं, जबकि मनुष्य का व्यक्तित्व बहुत बड़ा होता है, वो बहुत सारे आयामों में काम करता है, बाकी चीजों को सब छोड़ देते हैं। तो जब हम चिंतन के द्वारा या साक्षात्कार के द्वारा हम चीजों को पहचानने जाते हैं
तो ऐसा समझ में आता है कि पूरा मनुष्य को पूरा लेकर वो अपना लक्ष्य बनाता है। तो मनुष्य का जो लक्ष्य होता है वो समाधान भी होता है, समृद्धि भी होता है और सहस्तित्व। जैसे कोई मनुष्य भी डॉक्टर है तो डॉक्टर में उसका एक बहुत बड़ा भाग है कि वो समाज में सेवा करेगा, एक भाग ये होता है। दूसरा भाग उसमें होता है कि उसके जो खाने पीने रहने के लिए जो आवश्यकता है वो पूरी करेगी, जिसको हम समृद्धि कहते हैं। एक भाग उसमें भी पूरा हो जाएगा कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, उसका समाधान हो जाएगा। तो वास्तव में समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व हर समय का लक्ष्य होता है। इस पहचानने वाली जो क्रिया है इसका नाम है चिंतन। अभी छोटे छोटे टुकड़ों में देखते हैं, जबकि कोई एक व्यक्ति है कुछ समय तक डॉक्टर रहता है, बाद में छोड़ दूसरे काम भी कर लेता है, या इस समय भी दूसरे काम करता है। तो मनुष्य का पूरा जो लक्ष्य है, पूरा जो प्रयोजन है, उसको पहचानने वाली क्रिया का नाम साक्षात चिंतन है। और इसमें जो चीजें निरंतर है उनको पहचानना। निरंतर क्या क्या चीजें हैं? जैसे न्याय है वो निरंतर, अस्तित्व वो निरंतर है, अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है, निरंतर बना रहता है। वैसे ही व्यापक वस्तु है वो निरंतर बना रहता है, जीवन है वो निरंतर बना रहता है। तो ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो निरंतर है, उसको पहचानने वाली क्रिया का नाम साक्षात्कार या चिंतन है। और यही क्रिया जो है, क्योंकि उन प्रयोजनों को पहचान रही है जो निरंतर, तो ये जो चिंतन क्रिया है प्रयोजनों को पहचानने वाली क्रिया हमारी छठवीं क्रिया है। तो चिंतन और चित्रण साथ में है। कई बार चिंतन होता है साथ में चिंतन नहीं होता है, ऐसी स्थिति को अजागृति कहते हैं, जिससे मनुष्य खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। तो खुश की स्थिति होती है, सुख की स्थिति होती है, चिंतन और चित्रण साथ में होते हैं। तो ये तीसरी क्रिया चिंतन और चित्रण साथ में होता है, तीसरे स्तर की क्रिया है ये, पांचवा और छठवीं क्रिया। तो चिंतन और चित्रण में अंतर क्या है? निरंतर रहने वाली चीजों को पहचानना और परिवर्तनशील चीजों को पहचानना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीवन निरंतर है, तो के लिए उन चीजों को पहचानना आवश्यक है जो निरंतर है, और परिवर्तनशील है। शरीर की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न है, परिवर्तनशील है। तो शरीर को बनाए रखने के लिए परिवर्तनशील वस्तुओं को भी पहचानना आवश्यक है। जैसे भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, और ये परिवर्तनशील चीजें भी हैं और शरीर भी परिवर्तनशील है। और जीवन के लिए जो कार्य है वो न्याय है, धर्म है, सत्य है। तो इन दोनों प्रकार की चीजों को एक साथ पहचान कर उसको करने वाले पूरे कार्यक्रम का काम नाम है, फिर वो समग्र कार्यक्रम बनता है। तो चिंतन और चित्रण में ये अलग अलग प्रकार के पहचानने और उसको करने का पूरा प्रावधान होता है। तो चिंतन और चित्रण के स्तर पर देखेंगे कि या फिर हम चिंतन पूर्वक कर रहे हैं, एक अवसर तो ये होता है जिसको हम जागृति कह रहे हैं। दूसरा स्तर होता है कि हम चिंतन रहित चित्रण कर रहे हैं। तो जब हम चिंतन रहित पूरा चित्रण कर रहे हैं, अर्थात हमारी जो इच्छाएं हैं वो चिंतन के बिना हो रही है, ऐसी इच्छाएं या फिर प्रिय से बनने वाली इच्छाएं हैं, या हित से बनने वाली इच्छाएं, या लाभ से बनने वाली इच्छाएं, या इन तीनों के समुच्चय में बनने वाली इच्छाएं। हित लाभ से मिलकर बनने वाली जो इच्छाएं हैं वो फिर केवल चित्रण क्रिया में आता है। तो उस समय लक्ष्य जो है, जब साक्षात्कार नहीं हो रहा है या चिंतन नहीं हो रहा है, उस समय लक्ष्य फिर प्रिय, हित और लाभ हो जाते हैं, और उनके आधार पर चित्रण में या इच्छा बनाने में, विश्लेषण करने में लगे रहते हैं। ये हमारे जीवन का एक स्तर होता है। दूसरे स्तर की क्रिया है, दूसरे स्तर की क्रिया बुद्धि, बल है, बुद्धि है, और इसकी जो बुद्धि भी अक्षय
बल है और ऋतंभरा भी अक्षय शक्ति है। अर्थात हमारी जो समझने की शक्ति है, बुद्धि का मतलब है समझने की शक्ति, समझने का जो बल है वो होता है, और उसको समझ को निरंतर व्यक्त करने की हमारे पास शक्ति होती है, उसका नाम ऋतंभरा है। बुद्धि में भी हम जब देखते हैं उसकी क्रियाओं को, तो दो प्रकार की क्रिया है, और जब हम अध्ययन विधि से उसको चलते हैं तो उसी चीज का नाम अवधारणा है, और यही चीज जब अनुभव मूलक बोध है, तो दोनों एक ही चीज है, इसके दो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, और अध्ययन विधि के लिए लिखा हुआ है, और अध्ययन विधि से समझ का नाम अवधारणा है, और अनुभव से प्राप्त जो समझ है उसका नाम बोध लिखा हुआ है। तो बुद्धि की क्रिया है, और इसी का जो परावर्तन क्रिया है, बुद्धि की जो समझ है, अवधारणा है, वो जब व्यक्त हो तो उसको हम संकल्प कहते हैं, संकल्पित क्रिया है। तो बोध जो है या अवधारणा में 5 चीजें हैं जिसको जानना मानना किया जाता है। बोध का जो अर्थ है जानना मानना, ऐसा जान, ऐसी वस्तुओं को जान लेना जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, उसका नाम बोध है। निरंतर रहने वाली चीजों को पहचानने वाला और उसको समझने वाला और उसको धारक पदार्थ बनना, इसका नाम है बोध। जो अस्तित्व में जो चीजें निरंतर है वो पहचानने वाली और जानेगा भी, और उसका धारक वाहक बना रहेगा, उस प्रकार की क्रियाओं को कर सकने वाला जो चीज है उसका नाम बुद्धि है। तो अस्तित्व को समझना, विकास को समझना, जीवन समझना, जागृति को समझना, और रासायनिक भौतिक क्रियाओं को समझना, ये 5 प्रकार की क्रियाओं को जान लेना और मान लेना, इसका नाम है बोध। ये बुद्धि में होने वाली क्रिया है। तो जब पहले साक्षात्कार होता है तभी उसका अवधारणा या बोध होता है, बिना साक्षात्कार के अवधारणा नहीं बनता है या नहीं होता है। सही है, हमने पहले से ही चर्चा की कि जो चयन और आस्वादन होता है वही चीजें वृत्ति चली जाती है, विचार और तुलन होता है, जिनका विचार और तुलन है वही, और आगे जाके उसमें इच्छा चित्रण होता है और साक्षात्कार होता है, और चीज आगे जाके अवधारणा बनती है, और वही चीज आगे जाके अनुभव होता है। ये पूरा क्रम है। यदि चयन और आस्वादन ही नहीं हो तो आगे न तो बोध होगा न फिर अनुभव होगा। तो ये क्रम है जाने का। तो अस्तित्व का, विकास का, जीवन का, जागृति का और रासायनिक भौतिक क्रियाओं का जब अवधारणा बनता है, उस अवधारणात्मक स्वयं को जो नियंत्रित करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाम है संकल्प। संकल्प में अस्तित्व संबंध, अस्तित्व में जो नियम है उसके अनुरूप स्वयं को, स्वयं के विचारों को बनाने का जो प्रक्रिया है उसका नाम है संकल्प। संकल्प में स्वनियंत्रण होता है, जबकि इच्छा में दूसरे का नियंत्रण भी होता है। संकल्प में स्वनियंत्रण होता है। तो संकल्प में बोध के अनुसार हमारी इच्छाओं को बनाने का कार्यक्रम, बोध के अनुसार चित्रण करने का जो कार्यक्रम है इसका नाम है संकल्प। बुद्धि के अनुसार जो चित्रण को बनाना, बोध के अनुसार चित्रण को बनाना, अवधारणा के अनुसार चित्रण को बनाना, इसका नाम है बोध, इसका नाम है संकल्प। संकल्प में स्वनियंत्रण और इच्छा में दूसरे का नियंत्रण, ये प्रधान वस्तु है। ये दूसरे स्तर की क्रिया। 5वें स्तर में मन और आशा, चौथे स्तर पर वृत्ति और त्याग, तीसरे स्तर पर चित्त और इच्छा, चौथे स्तर पर बुद्धि और ऋतंभरा, और 5वें स्तर पर आत्मा। तो बुद्धि के स्तर पर जब अवधारणा बनती है, उस अवधारणा के अनुसार जब जीने का कार्यक्रम होता है, उसके अनुसार जीने का संकल्प होता है, और अपनी चित्रण को, इच्छाओं को संकल्प के अनुसार या अवधारणाओं के अनुसार बनाने का जो कार्यक्रम है, और उसके साथ विश्लेषण और चयन पूर्वक जब जीते हैं, उस पूरी प्रक्रिया का जो फल है उसका नाम
अनुभव में। तो अनुभव की परिभाषा है जानने मानने का तृप्ति बिंदु और अनुक्रम पूर्वक होना। पूरा अस्तित्व तो अनुक्रम से है, एक क्रम से है। पहले जैसे पदार्थावस्था है, फिर प्राण अवस्था है, फिर जीव अवस्था है, फिर ज्ञान अवस्था है। ज्ञान अवस्था से पहले जागृति का क्रम है, फिर जागृति है, उसके बाद जागृति का प्रमाण है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये पूरे क्रम से होने के बारे में स्पष्टता होती है और इसको कह रहे हैं अनुभव में जानने मानने का तृप्ति होता है। और अनुभव का जो परावर्तन क्रिया है, अनुभव जो व्यक्त होता है, उसको प्रमाण क्रिया कह रहे हैं। प्रमाण क्रिया का मतलब है यह अनुभव व्यवहार और प्रयोग में सिद्ध हो जाए। अनुभव व्यवहार में सिद्ध नहीं हो पाता है या व्यवहार में सिद्ध नहीं हो पाता है, प्रयोग में सिद्ध नहीं होता है, उसको फिर प्रमाण नहीं कहेंगे। तो प्रमाण क्रिया का मतलब अनुभव का व्यवहार में और प्रयोग में सिद्ध हो जाए। इस प्रकार के 10 क्रियाओं के बारे में हम चर्चा कर लिया है। आखिरी 2-3 क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा कम समय हुआ है। इसके बारे में किसी प्रकार के प्रश्न कोई स्पष्टता की आवश्यकता